हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हम यहाँ पे एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। 3 जुलाई 2024 3 जुलाई 2024 को एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट के हम ये क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो, बार बार आपके दिमाग में एक डाउट आता होगा कि सर हम इस सीरीज को फॉलो क्यों करें, इस सीरीज को फॉलो करने से हमें क्या फायदा होगा। बेटा आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ रखा होगा, यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, हर टीचर आपको पढ़ा रहा है। तो बेटा वो पढ़ने के साथ साथ जो आपको जरूरी है चीज वो है क्वेश्चंस लगाना। और हर बच्चा जो लैग करता है वो इसी चीज में करता है कि वो पढ़ता बहुत ज्यादा है लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं लगाता। जब वो क्वेश्चन नहीं लगाता तो उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, और प्रैक्टिस ना होने की वजह से क्या होता है, एग्जाम में भी उसे रिजल्ट नहीं मिलता, एग्जाम में भी वो रिजल्ट आपका नहीं दे पाता। तो बेटा ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज से आपको क्या फायदा होगा? सर पहला फायदा होगा कि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि इसमें आप क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करो और इसे एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और आप बाद में बताओ कि आपका 25 में से कितना स्कोर आप कर रहे हो, है ना। ये बहुत जरूरी है कि 25 में से कितने क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाया, ये आपको आइडिया होगा। दूसरा, इस सीरीज से आपको क्या फायदा होगा, आपको मालूम पड़ेगा। देखो 2024 वाले मैंने सीएचएसएल का पेपर लिया है, तो आपको एक ये आइडिया होगा कि करंट अफेयर में अभी एसएससी कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट मंथ यानी कि 9 सितंबर से जो आपका सीजीएल शुरू होने वाला है, आपको एक आइडिया रहेगा कि करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको उन न्यूज से पढ़नी है। तीसरी चीज, अगर आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आपको एक आइडिया रहेगा कि स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे रिसेंटली मैं बोलूं तो यहां पे स्टैटिक जीके से म्यूजिक से जो घरानाज हैं, जो आपके म्यूजिक परफॉर्मर्स हैं, जो डांस परफॉर्मर्स हैं, उनसे क्वेश्चन एसएससी ने लगातार हर शिफ्ट में पूछा है। तो आपको वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये सीरीज बेटा बहुत हेल्पफुल है, थोरोली सीरीज को आप फॉलो करो और मैं आपको यहां पे एश्योर करता हूं कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बोल रहा है हाउ मेनी सेंसस हैड बीन कंप्लीटेड इन इंडिया एज फार 2011। बोल रहा है 2011 तक आपके कितनी जनगणना भारत में हो चुकी हैं। चलो अब यहां पे कुछ डाटा मैं आपको बताता हूं। 1872 में क्या था? फर्स्ट सेंसस, पहली जनगणना जो हुई वो कब हुई आपका? 1872 में। उसके बाद हम अगला याद रखेंगे 1881, फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस। ठीक है, पहली जनगणना 1872 में और पहली सफल जनगणना जो हुई वो कब हुई आपकी? 1881 में। तो ये दो चीज हम याद रखेंगे। तो अब देखो 1872 से आपकी सेंसस शुरू हुए थे और हर 10 साल पे आपका सेंसस होता है। जनगणना जो होती है वो कितने साल पे होती है आपके? हर 10 साल पे होती है। तो आजादी से पहले आपकी 8 सेंसस हो चुके थे। बिफोर इंडिपेंडेंस आपके 8 सेंसस हो चुके थे, 8 जनगणना हो चुकी थी। और आजादी के बाद आपका, आपने सुना होगा 70 साल, आपने कई बार सुना होगा। तो आजादी के बाद आपका 7 सेंसस हो चुके हैं। तो अब तक जो 2011 वाला सेंसस था, 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी थी? वो 15th सेंसस था। ठीक है, अब तक का वो कौन सा सेंसस था सर? 15वीं जनगणना, 15वां सेंसस था। और 2021 में जो सेंसस होना है वो पता नहीं कब कंप्लीट होगा, मैं नहीं बता सकता, गवर्नमेंट बताएगी। वो आपका 16th सेंसस होगा, वो आपकी 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, तो ये डाटा आप याद रखना। इंडिपेंडेंस इंडिया की 8th सेंसस होना है और टोटल 16 सेंसस जो है वो आपका 2021 वाला है जो आपका कंप्लीट होना है। ठीक है, चलो तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी 15 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे बोल रहा है जो सेंसस है 2011 वाला, उस सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा यहां पे सेक्स रेशियो दे रखा है? पौंडीचेरी का सेक्स रेशियो वो आपसे पूछ रहा है। अब बेटा यहां पे आप दो चीजें याद रखना।
पहली चीज ये जो आपका 2011 वाला सेंसस हुआ था, यहाँ पे सेक्स रेशियो जो था ओवरऑल इंडिया का वो था 943 पर 1000। सर ये सेक्स रेशियो होता क्या है? सेक्स रेशियो होता है गर्ल चाइल्ड या गर्ल एज पर 1000 मेल। हर 1000 पुरुषों पे जितनी महिलाओं का नंबर होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? लिंग अनुपात या आपका सेक्स रेशियो। तो वो कितना था इंडिया में? सर ये था आपका 943 था। अच्छा, ये जो उससे पहले सेंसस हुआ था 2001 में, 2001 में जो सेंसस हुआ था उसमें लिंग अनुपात जो था वो 930 था। उसमें जो आपका सेक्स रेशियो था वो कितना था? 930 था। तो देखो 2001 से 2011 वाले सेंसस में लगभग आपका 13 नंबर जो है वो सेक्स रेशियो इंक्रीज हुआ है। तो आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि जो आपका 2011 का सेंसस था उसमें 2001 के सेंसस के कंपैरिजन में सेक्स रेशियो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और अगर इंक्रीज हुआ है तो कुछ एक नंबर आपको दे देगा। तो लगभग आपका 13 नंबर इंक्रीज हुआ है 2001 से 2011 वाले सेंसस में सेक्स रेशियो। चलो अब यहां पे ये इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि इंडिया में 2 जगह ऐसी थी जहां पे सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा था। ठीक है, अब देखो अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो था वो केरला में था। केरला में कितना था? 1080 या 1083 से ज्यादा था। 1080 से ज्यादा सेक्स रेशियो था कहां पे? केरला में 1000 से ज्यादा था। ठीक है, और जो अगर मैं बात करूं किसकी? यूनियन टेरिटरीज की, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो पौंडीचेरी में भी 1000 से ज्यादा था और यहां पे क्या था आपका? 1037 आपका सेक्स रेशियो था पौंडीचेरी में। तो स्टेट्स में जो सेक्स रेशियो 1000 से ऊपर या सबसे ज्यादा था किसका? केरला का 1080 से ज्यादा। और यूनियन टेरिटरीज में जो आपका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था वो किसमें था? पौंडीचेरी 1037। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पहली चीज हम क्या मेंशन करेंगे? इनकरेक्ट। आपसे सही वाले नहीं पूछे, आपसे करेक्ट वाले नहीं पूछे, आपसे क्या पूछे हैं? वो जो गलत हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं कौन कौन से इसमें सही हैं कौन से गलत हैं। पहला आपसे पॉइंट बोल रहा है दो इंडिया एज अ फेडरल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरेशन। भारत में एक संघीय व्यवस्था है, भारत में एक संघीय प्रणाली है, लेकिन भारतीय संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। बेटा सही है, इंडिया में एक फेडरेशन है, भले वो यूनिटरी बाइज्ड है ना, वो केंद्र की तरफ उसका झुकाव है, लेकिन भारत में संघीय प्रणाली है। भारत में संघ की जगह जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है आपका यूनियन। तो पहला वाला जो है वो आपका सही है ना। चलो अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। बेटा ये गलत है। आर्टिकल 5 आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से संबंधित है, तो वहां पे नागरिकता की बात होगी, नए स्टेट के क्रिएशन की बात नहीं होगी। आर्टिकल 5 में नहीं, ये बात जो बोली गई है आपका न्यू स्टेट की वो बोली गई है आपके आर्टिकल 3 में। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में, तो मतलब सेकंड वाला पॉइंट जो है वो गलत है। चलो अगला देखते हैं। ऑन द सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है, ईच स्टेट लेजिस्लेचर कैन एनेक्ट लॉ फॉर द स्टेट। बोल रहे हैं यूनियन लिस्ट पे स्टेट जो है वो लॉ बना सकता है। बेटा ऐसा नहीं होता, स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाता है स्टेट, और यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका थर्ड वाला भी जो है वो गलत है। अगला, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉ ऑन कंकरेंट सब्जेक्ट। 3 लिस्ट होती है ना आपकी, 3 लिस्ट कौन कौन सी होती हैं? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पे आपका स्टेट और यूनियन दोनों ही बना सकते हैं, मतलब फोर्थ वाला आपका सही है। अब आपसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट वाले कौन कौन से हैं? 2 और 3। तो 2 और 3 इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अंडर विच घराना डू द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लेंड ऑफ ख्याल एंड ध्रुपद धमर, है ना, ध्रुपद धमर जो है और ख्याल का कॉम्बिनेशन ब्लेंड करके जो घराना प्रस्तुत करता है वो उस घराने का हमसे नाम पूछा है। बेटा वो घराना है आपका आगरा घराना। ठीक है, आगरा घराना, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन वही आता है जो एसएससी बार बार पूछ रहा है आपका, आपसे पूछेगा इस घराने से संबंधित, इस घराने से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं
उनके नाम पूछ लेगा। आपसे इनके जो सिंगर्स वगैरह होंगे उनके नाम पूछ लेगा, डांसर्स वगैरह जो होंगे उनके नाम पूछ लेगा। तो वो नाम आप जो है वो ढंग से याद करने की कोशिश करो। नहीं आप करोगे तो हम यहाँ पे एक वीडियो लाएंगे, उसमें ये सारी चीजें म्यूजिक से रिलेटेड जो है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है, वो सारी चीजें हम डिटेल में आपको करवाएंगे। और बेटा वो वीडियो आपके बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके एसएससी के 2024 वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो यहाँ तो हमने देख लिया इसका आंसर क्या था, आगरा घराना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फेमस बुक संग्रह चूड़ामणि, संग्रह चूड़ामणि जो है वो आपका करंट सिस्टम जो है कर्नाटिक म्यूजिक सा उससे डील करती है, वो किसके द्वारा लिखी जाएगी। देखो म्यूजिक से फिर से क्वेश्चन आ गया ना, अभी आपसे आगरा घराना पूछा, अब देखो फिर से म्यूजिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लासिकल डांस जो है उसके परफॉर्मर्स और जो आपका म्यूजिक में है वो आपका जो कर्नाटिक म्यूजिक है या साउथ इंडिया का जो तमिल म्यूजिक है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका संग्रह चूड़ामणि जो किताब है वो किसने लिखी। बेटा ये किताब जो लिखी थी वो गोविंद आचार्य जी ने लिखी थी, है ना। किसने लिखी थी, गोविंद आचार्य। तो मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर। अब ये जो फास्टर है ना, इंडिया की जुडिशियरी में, भारत की न्याय व्यवस्था में लाखों करोड़ों केस जो है वो पेंडिंग है ना। ऐसे केस हैं जो आपके कई सालों से चलते आ रहे हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुए। तो लाखों करोड़ों केसेस जो हैं वो आपका पेंडिंग हैं। उन पेंडिंग केसेस को या उनसे रिलेटेड जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें आपका फास्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोले थे, गवर्नमेंट ने आपके ट्रिब्यूनल्स खोले थे। और उसी सीरीज में एक और चीज जो है वो आपका शुरू करी गई है जिसे आपने क्या बोला, फास्टर, है ना। ये फास्टर जो है वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे आंसर क्या होगा, चीफ जस्टिस, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने शुरू किया था 2002 में। तो ये फास्टर आपसे पूछा जाए कब शुरू हुआ, 2002 में। किसने शुरू किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर आपसे पूछ ले ये कौन से मुख्य न्यायाधीश थे भारत के जिन्होंने ये शुरू किया, तो आंसर दे सकते हो आपका एन.वी. रमन्ना, है ना। अगर आपसे पूछा जाए भाई कौन से मुख्य न्यायाधीश ने शुरू किया था, तो आंसर क्या होगा, एन.वी. रमन्ना। ये भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे पूछा जाए हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, करंट चीफ जस्टिस कौन है, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे आपका 50th चीफ जस्टिस, 50वें मुख्य न्यायाधीश क्या है आपके, वाई.वी. चंद्रचूड़, सॉरी डी.वाई. चंद्रचूड़, वाई.वी. नहीं होगा, ये होगा आपका डी.वाई. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ इनके पिताजी का नाम था, डी.वाई. चंद्रचूड़, है ना। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो आपके इस समय यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं आपके, जो वर्तमान में आपके 2022 से आपके मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके बारे में भी 2-3 इंफॉर्मेशन बता देता हूं। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इकलौते मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इनके जो फादर थे वाई.वी. चंद्रचूड़, वो भी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, भारत के सर्वाधिक समय के लिए जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे, वो डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिताजी ही थे, जिनका नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़, जो 7 साल तक आपके मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस रहे थे। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमने क्या देखा कि ये जो फास्टर प्लेटफॉर्म है वो किसने शुरू किया, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शुरू किया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, है ना। विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है। बेटा हिमालय जो है ना, एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से एक नदी निकलती है ना। आपके माउंट एवरेस्ट से एक नदी निकलती है जिसकी 7 धाराएं होती हैं, है ना। इस तरीके से आपका 7 स्ट्रीम होती हैं जिनसे मिलके वो नदी बनी होती है ना। तो उस 7 धाराओं को हम क्या बोलते हैं, सप्तकोशी, है ना। इन 7 धाराओं को हम क्या बोलते हैं, सप्तकोशी, कोसी, सप्तकोशी। और यही बाद में आपका किस नाम से जानी जाती है, कोसी, है ना।
कोसी या सप्तकोशी नदी जो है, जो हिमालय से निकलती है, और हिमालय में भी कहाँ से, माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। अब जब माउंट एवरेस्ट के पास से निकलेगी तो बहुत ऊंचाई से निकल रही है, बहुत ऊंचाई से निकल रही है, तो उसकी जो धार या उसकी जो आपकी स्ट्रीम होगी, उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, बिहार में आएगी, बिहार में कई जगह बाढ़ लाती है ना, फ्लडेड हो जाती है सिचुएशन। मेंडरिंग पाथ जो होता है, उसके बहने का जो रास्ता होता है वो बदलती जाती है, जिसकी वजह से सप्तकोशी या कोसी नदी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक। तो यहाँ पे कोसी नदी के बारे में हम ये भी याद रखेंगे कि वो कहाँ से निकलती है और उसे बिहार का शोक क्यों बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा, कोसी नदी या सप्तकोशी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। कैन वी ऐड अ टेबल इन अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको अगर कोई टेबल ऐड करना है तो आप कौन से टैब से कर सकते हो। तो बेटा अगर आपको कोई भी चीज इंसर्ट करनी है तो आप किससे करोगे, इंसर्ट टैब पे जाओगे। इंसर्ट टैब पे आप टेबल का होगा, डिजाइन टेबल, या आपका इंसर्ट टेबल का ऑप्शन होगा, वहां से आपका हो जाएगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इंसर्ट टैब से। आप टेबल ऐड कर सकते हो लेकिन किससे, इंसर्ट टैब वाले ऑप्शन से। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द हार्डी शूकर्स रूल, है ना। अब ये जो आपका रूल है, शुल्जर रूल जो है, देखो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। इनमें समझाने का बहुत ज्यादा नहीं है, साइंस वाली चीजें मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा, ये एक बार आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। इन MS वर्ड अ नंबर प्रिंटेड अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, है ना। बेस लाइन समझना, अगर मैंने ये लाइन बना रखी है और अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, मान लो मैंने ये M लिखा, तो ये मैं बोलूंगा कि ये बेस लाइन पे लिखा हुआ है। अगर बेस कोई वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मान लो R लिखा हुआ है, तो ये क्या है, अबव बेस लाइन। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे S लिख दिया तो ये क्या होगा, बिलो बेस लाइन। तो बेस लाइन से अगर ऊपर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम, आपका सुपर स्क्रिप्ट। उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर होगा तो ऊपर होगा, और जो आपका S लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है बेस लाइन से, उसे हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट, है ना। तो यहां पे आपसे क्या बोल रहा है, अबव बेस लाइन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। DNA से रिलेटेड है आपका। What do you mean by a semi conservative DNA replication, ठीक है। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव DNA replication होता है, ये क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द replication the DNA molecule would have one parental and one न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बायो के क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, आप बहुत ज्यादा डिटेल में इन्हें नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन डैश एंड इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, ठीक है। भारतीय संविधान किस दिन आपका एनफोर्स हुआ था, किस दिन आपका लागू हुआ था। अब देखो यहाँ पे दो डेटें याद रखना। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, स्वीकार हुआ था, एडॉप्ट किया गया था, स्वीकृति मिली थी। और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को एनेक्ट किया गया या लागू किया गया। और जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ उस दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो यहां पे आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेम द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन 2021 बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। NPCI ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो क्या है, आपका डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और आपका इसके साथ कौन है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, इन सब ने, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, इन सब ने मिला के एक आपका प्लेटफॉर्म शुरू किया है, किससे, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। तो बेटा देखो गवर्नमेंट का मोबीविकी जो है ना, वो आपका गवर्नमेंट का नहीं है प्लेटफॉर्म। और आपको ये भी पता है योनो SBI का है। तो यहाँ पे बी और सी तो नहीं हो सकते, ये तो आपको अंदाजा हो गया होगा। अब या तो धनी हो सकता है या ई रूपी हो सकता है। तो शायद आप डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड आप थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन रखते हो, तो आप यहाँ पे जो है वो ई रूपी को टच करोगे या ई रूपी को आप यहाँ पे टिक करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी
ई रूपी प्लेटफॉर्म है जो आपका NPCI ने शुरू किया था 2021 में। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गुरु वेम्पति है ना, ये वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये एक फेमस डांसर हैं, और ये जो डांसर हैं वो कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है। अब देखो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में तीसरा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपके एक घराने से आया, एक आपका कर्नाटिक म्यूजिक से आया, और ये आपका क्या बोला था मैंने बार बार कि आपका जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उन क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, उनके डांसर्स पूछ रहा है आपसे। और देखो क्लासिकल डांस फॉर्म ही आपको ये दे रखे हैं, भरतनाट्यम जो किधर है आपका तमिलनाडु की तरफ, उड़ीसी जो है उड़ीसा की तरफ, मणिपुरी मणिपुर की तरफ, और आपका कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की तरफ का है ना। तो ये आपको क्लासिकल डांस फॉर्म ही तो दे रखे हैं, उनका डांसर पूछा है आपका गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म के परफॉर्मर हैं। तो बेटा ये जो परफॉर्मर हैं वो आपका कुचिपुड़ी के हैं, कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश की तरफ का क्लासिकल डांस फॉर्म है उसके ये परफॉर्मर हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद गुरु। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनका नाम क्या है। तो बेटा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ, याद रखना। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का जो नाम था वो था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु जी का नाम था वो क्या था, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जो रियल नेम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये आपका 1893 में शिकागो गए थे। 1893 में शिकागो गए थे, जहां पे इन्होंने क्या दिया था, फेमस स्पीच। इन्होंने 1893 में जो फेमस स्पीच दी थी, जब ये शिकागो जा रहे थे तब जिसने इनके लिए फंडिंग की थी, इनके लिए पैसा दिया था, उस व्यक्ति ने इन्हें नाम दिया था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये जो नरेंद्र नाथ दत्त जी जो थे उनका नाम 1893 के बाद हम उन्हें किस नाम से जानेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से। इन्होंने कब स्पीच दी, 1893 में, कहाँ पे, शिकागो जो आपका यूएसए का पार्ट है वहां पे स्पीच दी। उसके बाद जब ये वापस आए 1897 में इन्होंने शुरू किया रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, और ये रामकृष्ण मिशन किसके नाम पे था, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे इन्होंने शुरू किया था 1897 में रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाएगी, याद रखना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो इसका सही आंसर होगा। रामकृष्ण परमहंस इनके टीचर थे, इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किरण नादर was conferred with the highest civilian award of which of the following country in April 2023, है ना। कौन से देश ने अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान जो है वो दिया है किसे, किरण नादर जी को। तो बेटा ये जो राष्ट्रीय सम्मान दिया है वो किसने दिया है, फ्रांस ने दिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन was due to the introduction of, बोल रहा है हरित क्रांति जब शुरू हुई थी तो किसकी वजह से या कौन सी हरित क्रांति में बदलाव किया गया था जिसकी वजह से हरित क्रांति आपका शुरू हुई थी। तो बेटा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड, है ना। ऐसी सीड, ऐसे बीजों को हमने इस्तेमाल किया था जिनका उपज जो है वो नॉर्मल बीजों से ज्यादा है। जैसे 1 बीघा अगर मैं जमीन बोलूं तो 1 बीघा जमीन में पहले प्रोडक्शन आपका 1 क्विंटल हो रहा है, तो जब हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स आएंगे तो उसी जमीन के टुकड़े में, मतलब उसी 1 बीघा जमीन में प्रोडक्शन जो होगा वो 2 क्विंटल होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो किसकी वजह से हुआ था, हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू कब हुआ था, 1966 से शुरू हुआ, और 1969 तक आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला फेज रहेगा। हरित क्रांति का जो पहला चरण था वो आपका 1966 से लेकर 1969 रहेगा पहला फेज। उसके बाद दूसरा फेज शुरू हो जाएगा 70 से लेकर 80 तक में। कौन सी सीड शुरू हुए, हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड। ये जो आपका भारत में जो हरित क्रांति शुरू करी थी उसके फादर, उसके पिता किसे बोला जाता है, उसके पिता बोला जाता है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन बोला जाता है भारत में हरित क्रांति के पिता। और ये जो आपका शुरू हुआ था वो कौन सी फसल से शुरू हुआ था हरित क्रांति, तो ये खरीफ
खरीफ की जो फसल होती है उससे भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। मेनली जो फसल जो आपके हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड आई थी वो गेहूं की आई थी और चावल की आई थी, ठीक है। और फायदा किसे हुआ था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को या हरियाणा पंजाब को इससे फायदा हुआ था। इतनी इंफॉर्मेशन ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पे ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। द कलर ऑफ द सरफेस ऑफ मार्स इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन इट। व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड? बोल रहा है मार्स जो है ना, मंगल ग्रह, उसकी सतह लाल है ना। और वो सतह लाल किसकी वजह से, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेटा जब आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाती है ना, तो उसकी जो हल्का ब्राउनिश कलर आता है, हल्का रेड ब्राउनिश कलर आता है, वैसा ही कलर है किसका? आपका मार्स का। और जब लोहे में जंग लगती है तो लोहा जो है, आयरन जो है, वो आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जो आपका क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हो गया। आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, जो क्या बना देगा? आयरन ऑक्साइड, जो हमें रेड कलर का दिखता है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, है ना। लोहे के अयस्क के कारण यह आपका होता है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंडियन एथलीट हु पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो पैरालंपिक 2020। अब देखो यहाँ पे आपसे ये भी पूछ लिया कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से टोक्यो पैरालंपिक में। तो ऑल्दो इसका नंबर 54 है, ये याद नहीं रखना, लेकिन अभी जो ओलंपिक हो रहा है, आप आंसर करो मुझे कमेंट में कि अभी जो ओलंपिक हो रहा है उसमें कितने भारतीय हैं जो आपका उसमें कॉम्पीट कर रहे हैं, जितने भारतीयों ने उसमें आपका हिस्सा लिया है, ठीक है। यहां पे ऑप्शन सी यानी कि 54 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। बोल रहा है कि कौन से अनुच्छेद में यह बोला गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों होंगे। तो आपको पता है संसद के लिए जो आर्टिकल है वो क्या है? आर्टिकल 79। अनुच्छेद 70 में बोला है कि भारत की एक संसद होगी। अनुच्छेद 80 में बोला है कि संसद में एक राज्यसभा होगा। और आपका अनुच्छेद 81 में बोला है कि संसद में एक लोकसभा जो है वो होगी। तो 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। और 79 में ये बोला है कि पार्लियामेंट के 3 आपके पार्ट होंगे, एक राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो ऑप्शन ए जो है आर्टिकल 79 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। द अल्टीमेट खो खो लीग, अल्टीमेट खो खो लीग आपका कब से शुरू किया गया है? तो बेटे खो खो लीग जो है वो आपका 2022 से शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर द फर्स्ट अंडर सेक्शन विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट ऑफ द गोल्डन रूट ओपन इन न्यू दिल्ली। ये मेट्रो की बात कर रहा है कि उसमें अंडरग्राउंड जो है वो आपका सेक्शन कब से शुरू हुआ था, जो विश्वविद्यालय मेट्रो आपका बना था। तो ये जो है आपका कब से शुरू हुआ था? 2004। ये फैंसी क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूं बेटा, ऐसे कुछ जो फैंसी क्वेश्चन होते हैं उन पे आपको ध्यान नहीं देना होता, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप याद करने जाओगे, ये डाटा अगर आप पढ़ने जाओगे तो आप बाकी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ऐसे क्वेश्चन पे आप तुक्का लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ दो, तो वो ज्यादा बेटर होता है आपके लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। इन द फील्ड हॉकी, इन अ पेनल्टी स्ट्रोक, अ अटैकर शूट द गोल फ्रॉम डैश यार्ड अवे इन 1-1 1-on-1 कन्फ्रंटेशन विद द गोलकीपर। आपका पेनल्टी शूट आउट होता है ना, जब आपके पेनल्टी शूट आउट 2 कंडीशन पे होता है, या तो आपका क्या होता है, फाउल हो जाता है ना, जो आपका डी वाले कुछ फाउल्स होते हैं वो अगर हो जाते हैं तो उसकी वजह से पेनल्टीज मिलती हैं, या क्या होता है जब आपके मैच में दोनों आपके टीम्स के गोल बराबर होते हैं तब भी क्या होता है, आपका पेनल्टी शूट आउट होता है। तो वो आपसे सिंपल पूछ रहा है पेनल्टी शूट आउट जो होता है जहां पे एक स्ट्राइकर और एक गोलकीपर होता है वो कितनी दूर से होता है? तो बेटा ये जो होता है वो आपका 7 यार्ड से होता है। तो मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 7 यार्ड। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच पाला रूलर टेम्परेरीली ऑक्युपाइड कन्नौज। बेटा पाला वंश जो था ना, पाल वंश जिसे हम बोलते हैं, पाल वंश से आप 2 राजाओं के नाम याद रखोगे। पहले राजा थे गोपाल। गोपाल क्या थे? फाउंडर। पाल वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? गोपाल। और पाल वंश के ग्रेटेस्ट रूलर, है ना,
ग्रेटेस्ट जो थे, सबसे ज्यादा आपके प्रचलित, सबसे ज्यादा जो प्रतापी राजा थे, वो कौन थे आपके? धर्मपाल। धर्मपाल ही जो थे जिन्होंने आपका कन्नौज जो है उस पे शासन किया था कुछ समय के लिए, ठीक है। और धर्मपाल ही थे जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी, है ना, एक आपका विश्वविद्यालय बनवाया था जिसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। विक्रम शिला विश्वविद्यालय भी जो बनवाया था भागलपुर के पास बिहार में, वो भी किसने बनवाया था? आपका धर्मपाल जी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, धर्मपाल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2022? 2022 में आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बेटा ये जो नियुक्त किया गया था ना, वी अनंत नागेश्वरम जो है, उनको ये अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, है ना। इस शिफ्ट में बेटा इतने ही क्वेश्चंस थे। ये शिफ्ट अगर आपको यूजफुल लगी, अगर आपको लगा है कि इस शिफ्ट से आपको बहुत फायदा हुआ है, तो बेटा आप वीडियो को लाइक जरूर करना। और मैं आपसे बार बार बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट होगा। हम कोई भी ऐसा उल्टा सीधा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे वो कंटेंट दिया जाएगा जिससे आपका एग्जाम में स्कोर हो, आपका एग्जाम में स्कोर जो है वो बढ़े, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।